अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान फरूक है और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनपीवी के क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैं एनपीवी का एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि एनपीवी को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और कौन सी बेसिक गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। तो आज प्रैक्टिकली उसको क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन साथ खोल के रखा हुआ है बीआरटी को। क्वेश्चन का एक फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया हुआ ताकि उसमें हमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े। जिसमें आप देख सकते हैं ईयर 0 से लेकर ईयर 5 तक, जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि ईयर 0 से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि ईयर 0 जो आपका है वो बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर है, ईयर 1 आपका सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसा कि डिमांड बॉक्सेस हमें दी हुई है ईयर 1 में, वो कितनी है 7 मिलियन यानी कि 7 लाख। उसके बाद ईयर 2 में हमें 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख, और उसी तरह और ईयर 4 में 3 मिलियन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल प्राइस पर यूनिट, जो कि हमें पहली लाइन में दी गई है, दैट कैन बी सोल्ड फॉर $5 पर बॉक्स। तो $5 हमें प्राइस पर यूनिट हमें दी हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले हम लोग 5 चीजें देखते हैं जिनमें से इन्फ्लेशन सबसे पहले आती है। तो इन्फ्लेशन हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें दी गई है, जो कि हम आखिरी पैराग्राफ में देख सकते हैं। द एवरेज जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 3% पर ईयर, यानी कि हमें इन्फ्लेशन दी गई है। अब ये इन्फ्लेशन किस किस चीज पर है? सेलिंग प्राइस पर, वेरिएबल कॉस्ट पर और फिक्स कॉस्ट पर। सेम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन सब पर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ईयर 2 में इन्फ्लेशन डबल हो गई, तो इसलिए मैंने पावर 2 लिया है उसका। सेम इसी तरह ईयर 3 में 1.03 की पावर 3, और ईयर 4 में पावर हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास इन्फ्लेशन भी आ गई। अब टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्स यूनिट्स को, प्राइस पर यूनिट को और इन्फ्लेशन को। तो ये देखें, मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिसके बाद मेरे पास टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई, जो कि है 3605,000, यानी कि 36,05,000। इसी तरह यही चीज मैं सब में कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आपके पास सारी सेल्स आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि यूनिट्स आपके सेम थे, वो हम एक दफा ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि हमें दी हुई है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। सो ईयर 1, 2, 3, 4 के हिसाब से उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, जो कि ईयर 1 में है 2.8, ईयर 2 में है 3, ईयर 3 में भी 3 और ईयर 4 में 3.05। उसके बाद हम लोग इन्फ्लेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन 3% है, और वो सब पर है, सेल्स पर, वेरिएबल कॉस्ट पर और फिक्स कॉस्ट पर। तो यानी कि इन्फ्लेशन का ये लेवल सेम जो यहाँ पर है वही नीचे भी आएगा। तो इसको मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता चलेगी। वो किस तरह पता चलेगी? वो पता चलेगी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन। और सेम इस तरह इसको भी मैं सब में पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो यूनिट्स के साथ वेरी नहीं करती, वो फिक्स रहती है, तो इसलिए उसमें हमें पर यूनिट की कॉस्ट नहीं चाहिए होती। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, और साथ इन्फ्लेशन का यही लेवल जो हमने ऊपर सेल्स के लिए और वेरिएबल कॉस्ट के लिए इन्फ्लेशन, इसमें भी वही लेवल रहेगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं हमें दी हुई है। तो सबसे पहले है 1 मिलियन, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेशन के साथ। सेकेंड में हमारी फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है
1.8 मिलियन। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर 2 की इन्फ्लेशन के साथ, और इसी तरह ईयर 3 में ईयर 3 की इन्फ्लेशन के साथ, और ईयर 4 में ईयर 4 की इन्फ्लेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यू भी आ गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई है, और फिक्स कॉस्ट जिसमें इन्फ्लेशन एडेड है वो भी आ गई है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो कैसे आएगा? वो आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारे पास एक टोटल वैल्यू आ गई जो कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद सेम यही चीज मैं हर सेल में कॉपी कर दूंगा, जिसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने इसमें जो चीज देखनी है वो है टैक्स, कि कितने परसेंट है, और टैक्स का मेथड जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेरे लेक्चर में, कि टैक्स का मेथड भी बहुत जरूरी है जिसमें यूजुअली गलती की जाती है। तो यहाँ पर हम टैक्स का मेथड देखेंगे कि टैक्स है कितना और किस तरह पे किया जाएगा, क्या वो एडवांस है या वो एरियर्स में है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं जो टैक्स आपका है वो 30% है, और वो एरियर्स में पे किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में जिस साल सेल्स रिकॉर्ड हुई उससे नेक्स्ट ईयर आपका टैक्स पे किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आपकी सेल्स है और इसका टैक्स जो है वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि ईयर 2 में पे किया जाएगा, जो कि है 30%। इसी तरह ईयर 2 का टैक्स जो है वो ईयर 3 में, ईयर 4 का जो है वो ईयर 5 में। इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाया था। हमारा ईयर 4 तक प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, मगर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की वजह ये थी कि जो हमारा जो टैक्स है वो एरियर्स में है और वो ईयर 5 तक चलेगा। इसके बाद बारी आती है कैपिटल अलाउंस की, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ आएगी। तो कैपिटल अलाउंस को समझने के लिए इतना कह सकता हूँ कि कैपिटल अलाउंस एक रिलैक्सेशन है जो हमें टैक्स से दी जाती है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए होती है कॉस्ट, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर 2 मिलियन। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 मिलियन। उसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज और मेथड क्या है। बेसिकली ये दो चीजें हमने देखनी है इसमें। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन अ 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। सो डेप्रिसिएशन जो है 25% पे है। तो हम डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन की परसेंटेज, हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टैक्स कितने परसेंट है। तो टैक्स हमें यहाँ पर दिया गया है जो कि है 30%। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटल अलाउंस। तो कैपिटल अलाउंस कैसे आएगा? कैपिटल अलाउंस आएगा डेप्रिसिएशन को टैक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल अलाउंस। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग में अभी आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अलाउंस फाइंड कर लें। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये 4 साल का है, तो इससे टोटल जो डेप्रिसिएशन आपकी होगी वो 4 साल में हमें पूरी करनी पड़ेगी। उसका क्या तरीका है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे वो आप जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास है उसमें से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास रिमेनिंग बैलेंस है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हमारी कॉस्ट थी 2 मिलियन और डेप्रिसिएशन आई थी 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख। तो आपके पास 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए की बकाया चीज जो थी वो बच गई। अब इस पे आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो डेप्रिसिएशन का रेट वही है और फॉर्मूला भी वही रहेगा, तो उसके हिसाब से हमारी डेप्रिसिएशन जो आती है वो आती है 375,000 यानी कि 3,75,000। टैक्स का रेट भी सेम और यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला हम लोग, जो कि आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन को हमने टैक्स से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भी सेम फॉर्मूला, आपकी जो कॉस्ट रिमेनिंग कॉस्ट थी उसमें से आपने माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, आपके पास आ जाएगी बकाया कॉस्ट यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक आपके पास बैलेंस आ जाएगा। अब आप उस पर सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे और इधर भी सेम वही मेथड।
यहाँ पर एक चीज आपको गौर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। जहां पर स्क्रैप वैल्यू आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रैप वैल्यू का यूज कहां पर होना है कैपिटल अलाउंस को फाइंड करने वाले हिस्से में। लेकिन फिलहाल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमने 4 साल में पूरी करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो पुराना बैलेंस था वो क्या था, उसमें से हमने कितनी डेप्रिसिएशन लेस की। हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई जो कि है 8,43,750। अब जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेप्रिसिएशन आपने पूरी करनी है, तो यहाँ पर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो होगी 100%। तो अब जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 843,750 को 100% के साथ, तो वो पूरी अमाउंट आएगी। और अब आप इस पे टैक्स लेंगे, टैक्स की अमाउंट वही रहेगी, टैक्स चेंज नहीं होगा। और ये आपका कैपिटल अलाउंस आ गया। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कैपिटल अलाउंस को हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक रिलैक्सेशन है फ्रॉम टैक्सेशन। तो यानी कि ये हम लोगों को तभी मिलेगी जब हम लोग टैक्स पे करेंगे, यानी कि जिस साल हम लोग टैक्स पे करेंगे उसी साल हमें कैपिटल अलाउंस की शक्ल में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो जब हम ऊपर आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखते हैं हमने पहला टैक्स जो है वो किस साल में पे किया है, वो हमने ईयर 2 में पे किया है। ये देखें, हमने पहला टैक्स ईयर 2 में पे किया है, तो हमें पहली रिलैक्सेशन भी जो है वो ईयर 2 में ही मिलेगी। इसी तरह ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएगी, और यहां पर हम टाइमिंग वाले कॉलम में ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 लिख देंगे। जैसा कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये पेमेंट्स हमने ईयर 2, ईयर 3 और उससे लेकर 5 तक जिस टाइम पीरियड में हमने टैक्स पे किया है उसी टाइम पीरियड में हमारा कैपिटल अलाउंस भी आया है। अब हम लोग नेट कैश फ्लोज फाइंड करेंगे। तो नेट कैश फ्लोज फाइंड करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैक्स माइनस हो रहा है और कैपिटल अलाउंस जो है वो हमारा ऐड हो रहा है। तो हम यहाँ पर बेसिक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स ऐड कैपिटल अलाउंस। क्योंकि पहले साल में हमें ना कोई टैक्स पड़ा ना कोई कैपिटल अलाउंस हमने ऐड किया, तो इसलिए अमाउंट सेम आई है। अब इसको जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज है। इसी तरह हम इसको हर जगह पर कॉपी पेस्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला भी होता है और एक हमारे पास टेबल भी गिवन होता है। तो डिस्काउंट फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो आगे लिखा भी हुआ है 1 over 1 plus r की पावर n। तो r इसमें जो है वो है डिस्काउंट फैक्टर रेट और n जो है वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब 8 हमारे पास यानी कि जो डिस्काउंट फैक्टर है वो है 0.12 12%, और इसकी पावर जो है वो है, हम यहाँ पर ईयर 1 की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको n की जगह पर 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया। तो सेम यही चीज मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, लेकिन मैं इनके ईयर्स चेंज करता जाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि सारों के मैंने ईयर्स चेंज कर दिए हैं और हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर आ गया है वो कुछ यूं है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम लोग कुछ इनिशियली पे भी करते हैं। तो वो हम देखेंगे जो हमने कॉस्ट में लिया था वो बेसिकली हमारी कॉस्ट होती है, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 2 मिलियन, जो कि हमने पे की थी इसलिए वो नेगेटिव में आई है। अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे इन सब की, क्योंकि हमने ईयर 0 में ही है तो हमने ईयर 0 में ही ये 2 मिलियन पे किया था, तो ये 2 मिलियन जो है ये एज इट इज आएगा।
और बकाया जो वैल्यूज है ये सब अपने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर नीचे आएंगी। इसको ही मैं आगे कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा और ये सारी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग एनपीवी फाइंड करेंगे। तो एनपीवी फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जितनी भी प्रेजेंट वैल्यूज आई हैं उन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। तो उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि एनपीवी की जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो सबको मैंने ऐड किया और उसके बाद मेरे पास एक अमाउंट आई 1210906 यानी कि 12,10,906। ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसमें हमने देखना क्या है, क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। अगर तो ये पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने आपको अपने ऑडियो लेक्चर में पहले बताया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि हम लोग दो चीजों को देखते हैं, क्या इस चीज को फाइनेंशियली एक्सेप्ट करना चाहिए या इस चीज को फाइनेंशियली रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ये वैल्यू देख के अंदाजा हो रहा है कि हमें इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि ये आगे प्रॉफिटेबल है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। इसकी जो एक्सेल फाइल है जिसपे सारी मैंने ये वर्किंग की है, ये आपको लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।